ओके जी, तो कल हमने सो फार ऑडिट के कुछ बेसिक सीखे थे। अच्छा, बेसिक के अंदर अगर हम ये सोचना चाहें तो हमें ये पता लग सकता है कि बेसिक्स के अंदर हमने ये सीखा था कि ऑडिट होता क्या है और ऑडिट होता क्यों है। अच्छा, व्हेन आई आस्क यू कि ऑडिट होता क्यों है तो आप बोलेंगे टू एनहांस दी कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। अच्छा, कल की क्लास में यूजर हमारा था बैंक, टू बी वेरी क्लियर। अच्छा, फिर हमने कहा कि अगर मैं यूजर के कॉन्फिडेंस को इन्हांस करना चाहता हूं तो क्या मैं उसको एक एश्योरेंस दूंगा। अच्छा, और वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस होगी, रीजनेबल, क्योंकि मैं सब चेक नहीं करता, मैं रिस्क बेस्ड काम करता हूं। अभी तो वो सीखेंगे रिस्क कैसे पिक होता है वहां पे सिचुएशन में या किसी भी कंपनी में जाके। अच्छा, तो अगर मुझे एश्योरेंस देनी है तो व्हाट आई नीड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अच्छा, और ऑडिट एविडेंस आपको मिलता है ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके। तो आप इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ यार, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री हैं फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसको भी तसल्ली होगी, बोलेगा भाई लोन अप्रूव हो गया। अच्छा, ये तो कहानी थी कल तक की कि हमने ये कहा था सिंपली कि भाई अगर आप ऑडिट को समझना चाहते हैं तो उसकी बेसिक बातें, उसके बेसिक जार्गन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में हमारे जो यूजर भाई थे वो कौन थे, बैंक थे। आज हम एक नए यूजर को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है शेयर होल्डर, जिसका नाम है। अब इसको समझने के लिए सर एमसीक्यूज में ये था कि ऑडिट एविडेंस से ओपिनियन देते हैं ऑडिटर, तो ओपिनियन देता हूं ना, ओपिनियन का मतलब मेरा मशवरा कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मसला नहीं है, तो ये ओपिनियन ही तो है। अच्छा, अश्योरेंस देना मतलब क्या है, ओपिनियन, अपनी राय कि इसमें कोई इशू नहीं है, यू कैन प्रोसीड विद गिविंग द लोन। सही है, बात समझ आती है मान्या, वो इंटरचेंजेबली यूज होता है। सही है, नोट्स बनाएं या खुद देखें आप। मैंने तो आपको ये भी कहा था, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो मैंने बुक बनाई है वो मेरे पिछले 8 ईयर्स की मेहनत का ब्लेंड है, यानी उसमें मैंने सब ये लिखा हुआ, सारी चीज़ें। तो जो बच्चा नोट्स बना रहा है अलग से वो भी सही है, पर आई वुड रिकमेंड कि बुक के ऊपर लिख लेना, टाइम बच जाएगा। यानी मेरी आदत ये होती है कि मैं अगर लेट से मैं कभी दुबई की फाइल्स देख रहा होता हूँ, कभी यूरोप की फाइल्स देख रहा होता हूँ, तो मुझे वहाँ पे कोई चीज़ मिलती है, मैं अपने लेक्चर में डाल देता हूँ वो। अब वो ऐसी बात है बुक में नहीं होगी क्योंकि वो अभी अभी मुझे पता लगी है। तो ऐसी बात है, मैंने पिछले 8 ईयर्स का तो बुक में डाल दिया है, वो तुम्हें तकरीबन मिलेगा, पर जो एडिशनल बात होगी वो तुम उसके ऊपर लिख लेना, ताकि तुम एक ही चीज़ को फॉलो करो ना। यानी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, तुम्हें रिविजन करना, तो तुम क्या करोगे, बुक को घुमाओगे। और इवन ऐसा भी वक्त ले आएंगे कि बुक को घुमाने की नीड नहीं होगी, तुम देखोगे तुम्हें समझ आएगा मुझे लिखना क्या है। जो मैंने कल भी कहा था कि मैं तुम्हें नॉलेज बेस पे तुम्हें सवाल सॉल्व करने की टेक्निक सिखाऊंगा, पर बुक चाहिए होती है डेफिनेटली, क्योंकि उसको तुम देख के रिकैप कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो कि हमने पढ़ा क्या था। सही है, तो यू डोंट नीड टू मेंटेन अ सेपरेट जर्नल फॉर इट। हाँ, जर्नल सिर्फ सवालात की सॉल्व करने के लिए होगा, मे भी 2-3 खत्म हो जाएं, इतने सवाल आते हैं हमारे पास। तुमने क्वेश्चन बैंक अगर किसी ने देखा हो तो तुम्हें समझ आएगी बात, उसमें वो सारे करने हैं हमें। सर जो वेबसाइट पे बुक अवेलेबल है वो अपडेटेड है, जानी बिल्कुल अपडेटेड है, वरना लगाते क्यों, सीधी सी बात है। हम तो ये कह रहे हैं अभी हम ऑडिट सीख लेते हैं ना, ये जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं कि बुक कहाँ से मिलेगी, कौन ला के देगा, सही है मैं खुद पहुँचाऊँगा, तो वो सारी चीज़ें अभी रोक लेते हैं ज़रा। सही है, ओके। एक बच्चा आया, सर क्विक रिव्यू देते, मैंने लेट ज्वाइन किया था, मतलब इसीलिए बैठे हैं आज, कुछ भी नहीं पढ़ाया भाई मैंने सिर्फ इनको भी रिवाइज़ करवाया है, और बच्चों को बता था कि बुक कहाँ से लेनी है, किससे लेनी है, कैसे उसको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। सही है, प्राइस क्या है बेटा, अभी मैं यहाँ पे अलग से टैग लगा दूंगा पीछे, सही है, तो वो भी तुम्हें पता लगेगा। चलो ओके, इधर सुनो। अच्छा भाई प्लीज़ यार, सर हम ये कौन से चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आयजा वगैरह। अच्छा, मैंने तो अभी आपको ये बताया कि अभी हमने कोई आयजा वैजा शुरू नहीं किया, अभी तो हम घूम रहे हैं इर्द गिर्द के ऑडिट होता। समझ लो कि हम फंडामेंटल्स कर रहे हैं ऑडिट के, स्टार्ट है, ओवरव्यू है। सही है, अभी कोई चैप्टर वैप्टर नहीं, आज शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह पहला चैप्टर, जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको रिस्क असेसमेंट। सही है, तो वो भी आते हैं उस पर। अभी तो आप सिर्फ ये समझो, देखो यार अगर मैं पहली क्लास में आके बोलूँ चलो ये, तुम बोलोगे अच्छा पता नहीं क्या चल रहा है, पहले समझ तो लो कि ऑडिट होता क्या है, ऑडिट होता क्यों है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, इंडिपेंडेंट होना क्यों लाजमी है। देखो मेरा तरीका ये है कि मैं बुक खुलवा के डेफिनेशन रीड नहीं करवाता, मैं सारी बातें कहानी में कर जाता हूँ, और वो सारी बातें अब तुम खोलोगे ना ऑडिट की बुक तो तुम्हें दिखेगा भाई इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्यों होता है, तुम्हें बता दिया। ऐसा ही है, अश्योरेंस क्या होती है, तसल्ली, तो ये डेफिनेशन पढ़ाऊँ या समझा दूँ, समझा दिया।
तो वो बोरिंग नहीं होना चाहिए ऑडिट। मतलब वैसे तो तुम देखो, तुम लोग यार इतनी सारी थ्योरी है, मैंने कहा मैं तुम्हें प्रैक्टिकल वे में पढ़ाऊंगा, तो आप उसकी टेंशन नहीं लें। सही है, चलें जी, ये भी बात समझ आती है। ओके, अब जरा इसको आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा कल की क्लास में आप सब ने मुझे कंफर्मेशन दे दी कि यूजर कौन था, बैंक। अच्छा, आज की क्लास में हम एक और नया यूजर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है शेयर होल्डर, मतलब कंपनी का मालिक। अब जरा बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे आके मैं समझाता हूँ 2-3 चीजें। मुझे एक बात बताओ, अगर एक कंपनी का ओनर है, जैसे अगर तुम ARTD की एग्जांपल लो तो यहाँ के ओनर सर अहमद रजा हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, उन्होंने तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है ना। अगर मैं तुमसे प्लीज ये फोकस होकर सुनना, एक एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है ना कि तुम्हें फिर जाहिर सी बातें कनेक्ट करने में आसानी होगी। अच्छा, वो क्या करते हैं, यहाँ पे टीचिंग करते हैं, निकल जाते हैं। क्या वो फाइनेंस के काउंटर पे बैठ के तुमसे पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें एक्सेस दे रहे हैं? क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं? तुमने अगर इंस्टॉलमेंट बनवाई है तो रिसीवेबल वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, या ये मैनेजमेंट करती है? तुम्हें एक्सेस कौन देता है, एडमिन। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है, कंपनी के जो मालिकान होते हैं दे आर बिजी इन डूइंग बिजनेस। तो जो नीचे रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किससे कितना पैसा लेना है, कितना मैंने कमा लिया, कितना कैश मौजूद है, इसके लिए मैनेजमेंट बैठी हुई होती है। इसके लिए पहले बताओ, थोड़ा सा व्यू आ रहा है कि भाई ये तरीका है। अच्छा, अब इसको कंपनी लेवल पे ले आते हैं। भाई अगर आज मेरे पास पैसा हो, जो कि नहीं, अगर हो तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लूंगा। कंपनी चल रही है, उसमें लोग काम कर रहे हैं, सेल हो रही है, मैं उसका मालिक बन जाऊंगा। नहीं, मालिक चेंज हो जाएगा, मैं बन जाऊंगा, क्योंकि मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैं मालिक हूं। तो क्या वो मालिक बैठ के डे टू डे ऑपरेशंस में घुस के चीजें खुद कर रहा होता है, वो पैसे डालता है? ये गेम, ये समझ आनी चाहिए। शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। अच्छा, अब जरा गेम समझे, यहां से कैसे लिंक होती है ऑडिट की दुनिया। कल तो मैंने थोड़ा सा आसान रखने के लिए, क्योंकि ये हैवी हो जाता, तो पहले तो ऑडिट की दुनिया में डाइव इन करना था कि भाई पता चले क्या चल रहा है, यूजर पहला कौन है, तो बैंक वाला क्वाइट इजी एग्जांपल। अब दूसरे यूजर को इंट्रोड्यूस करना लाजमी था कि आगे समझ आए। खैर, हमने बोला शेयर होल्डर ने पैसे लगा दिए 5-6 कंपनीज में। अब ही कैन नॉट बी एट द सेम प्लेस एनी टाइम, वो हर जगह नहीं हो सकता, उसके लिए उसने मैनेजमेंट बनाई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर अहमद लेंगे, क्लास चली जाएंगे, अगर मेरा ऑडिट का स्ट्रेक है तो मैं थोड़ी ना बैठ के अपनी रिसीट्स जाके खुद गिन रहा हूँ। सही है भाई, मैनेजमेंट बैठी हुई रिकॉर्ड कर रही है, हिसाब किताब होगा तब देखेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हिसाब किताब होगा तब देखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं तो बैठा हुआ हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, अपने काम कर रहा हूँ, फर्म जा रहा हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि यार मेरा पैसा प्रोटेक्टेड है, सही है, कोई उसमें मसला नहीं है, मैनेजमेंट ने कोई घपला तो नहीं कर दिया? अच्छा, मैनेजमेंट बाज़ औक़ात करती है, इस बात को भी सुनना, मैं तुम्हें कहानी भी सुनाता हूँ। मैं एक XYZ बैंक का ऑडिट कर रहा था, बैंक का। अब आपको पता है ना कि कंपनीज बोनस भी देती हैं, हाँ या नहीं? अच्छा, बोनस देती हैं अपॉन अचीविंग सम परफॉर्मेंस टारगेट्स। अच्छा, मैं कंपनी का ऑडिट करने गया तो मैंने देखा कि यार जो बजट बना के देते हैं उस पर मीट हो जाते हैं, जो बजट बना के देते हैं उस पर मीट हो जाते हैं। ये कैसी बेहतरीन कंपनी है यार, जो बजट बनाते हैं वैसा ही होता है। ये तो नजूमी है, इनको सब पता है भाई, कुछ तो ऊपर नीचे होता है ना, वो एग्जैक्ट मैच कर जाते हैं। अच्छा, मुझे लगा यहाँ पे रिस्क है, फ्रॉड का भी सिखाऊंगा, रिस्क असेसमेंट। मुझे लगा यहाँ पे रिस्क किसका है, फ्रॉड का। अच्छा, मैंने जो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं वो किए, जो मैं आगे सिखाऊंगा। मुझे पता लगा मैनेजमेंट ने ऑल टुगेदर फेक रेवेन्यू बुक किया हुआ था, यानी रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, जो कल सिखाया, रिसीवेबल डेबिट। भाई फेक तो आप बुक कर सकते हो ना। अच्छा, पकड़े तो तब जाओगे जब कैश नहीं होगा, तो मैं बैंक स्टेटमेंट से कैश देखूंगा, होगा ही नहीं, बोलूंगा भाई एंट्री क्यों बनाई है। रिसीवेबल को पकड़ना मुश्किल है, वो भी सिखाऊंगा कैसे डिटेक्ट होता है। खैर, हुआ क्या, मैनेजमेंट अपनी सेल्स को इन्फ्लेट करती रही, प्रॉफिट्स ऊपर जाते रहे। हुआ क्या, अल्टीमेटली वो गई मैनेजमेंट ने कहा कि देखें सर, हमने इतना अच्छा काम किया, इतना प्रॉफिट कमा के दिया, हमें भी तो बोनस दें। वो कोई मिलियन रुपीस का बोनस लेके निकल गई। पर मैं आप सबसे ये पूछता हूं, क्या ये शेयर होल्डर को बेवकूफ बनाया गया है? क्यों? वो रेवेन्यू फेक था, वो पैसे कभी आने ही नहीं है, और सोने पे सुहागा। अच्छा, तो ये तो देखो ना, अगर हम बचपन की यादें ताज़ा करें तो अगर वो पैसे कभी आने ही नहीं है, दैट मीन्स कि वो तो आज ही बैड डेड है। वो जब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो प्रॉफिट तो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्योंकि जितना रिसीवेबल तुम जमा करके बैठे वो कभी जिंदगी में वापस नहीं आना। तो यार झूठ है ना, वो तो गलत बयानी हो रही है। अच्छा, गलत बयानी करके अल्टीमेटली जिसका स्ट्रेक इफेक्ट हो रहा है वो कौन है? कंपनी का मालिक। बात समझ आती है? तो देखो, तभी तो मैं कह रहा हूं कि शेयर होल्डर को थोड़ी सी जो है ना टेंशन होनी चाहिए कि यार मेरे पैसे जो हैं क्या सही जगह हैं, सही एंट्रियां हो रही हैं, मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। तो इसके लिए कहा जाता है कि शेयर होल्डर अपने डायरेक्टर्स बिठाता है। शेयर होल्डर अपने, अच्छा डायरेक्टर पता है क्या करते हैं, जरा सुनना एक एक करके। डायरेक्टर ये करता है, गवर्नेंस करता है कंपनी की। क्या करता है? अब सुने, जब डायरेक्टर वो बिठाता है तो वो उसके एतमाद वाले लोग होते हैं। अच्छा, क्या एतमाद वाले लोग बिठाने चाहिए? यस। और वो लोग बिठाने चाहिए जिसको बिजनेस की नॉलेज हो, जिसको पता हो ये तो हो ही नहीं सकता। अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक आइसक्रीम कंपनी है, उसकी दिसंबर के अंदर 200% सेल हो रही है। हो सकती है? नहीं, आपका सेंस नहीं मानता। तो होता क्या है, जो डायरेक्टर्स बैठते हैं ना वो इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट होते हैं। वो बोलते हैं, अच्छा वो ना क्या करते हैं, मैनेजमेंट को बोलते हैं भाई जवाब दीजिए कैसे आया, ये बताओ कैसे सेल अचीव की। तुम कह रहे हो तुमने इतना टारगेट अचीव किया, कैसे? कोई वजह होगी ना। तुम बोलोगे हमने मार्केटिंग स्कीम की थी। अच्छा, फिर डायरेक्टर पता है क्या पूछता है? बेसिकली डायरेक्टर अकाउंटेबल ठहरा रहा है ताकि लोगों में खौफ है कि चोरी चकारी होनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये डायरेक्टर किसने बैठा है? किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? शेयर होल्डर के। अच्छा, क्योंकि डायरेक्टर, अगर आपने किसी ने कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ पढ़ा हो ना तो आपको पता होगा डायरेक्टर क्वार्टरली मिलते हैं। जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो कब मिलते हैं? क्वार्टरली। हर 3 महीने बाद बुलाते हैं मैनेजमेंट को, आओ बेटा बताओ क्या हुआ पूरे 3 महीने में, ये इतने अखराजात क्यों हो गए। क्योंकि डायरेक्टर फौरन फैसला करते हैं इसको रखना है निकालना है। अच्छा, ये क्या है बताओ? गवर्नेंस, देख रेख। क्या जल्दी बताओ? गवर्नेंस, देख रेख कि हिसाब किताब सही चल रहा है, कोई फेक चीज तो नहीं आ रही, ये सारी गवर्नेंस है। अच्छा, अब जरा बात समझते हैं। हमने कहा ये तो पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब मुझे बताओ कि ये जो हिसाब किताब है वो फाइनेंस वाले कर रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक सेल्स टीम का बंदा है, वो सेल्स टीम का बंदा बोलेगा भाई मुझे मार्केटिंग करनी है। जैसे यूफोन है, डेटा बहुत है आजकल जो मार्केटिंग चल रही है, तो वो जो मार्केटिंग करते हैं उसके जो अखराजात होते हैं वो पहले पूरे अप्रूव होते होंगे ना कि हाँ भाई अखराजात करने हैं, यहाँ करने हैं। फिर वो फाइनेंस का बंदा रिकॉर्ड करता होगा। क्या ये बैठ के शेयर होल्डर देख रहा है या इसकी देख रेख डायरेक्टर करेगा? रिकॉर्डिंग कौन करेगा? मैनेजमेंट। सीएफओ के पास पावर होती है, वो साइन करता है अखराजात कि हाँ भाई ये। अच्छा, फिर अब यूं जरा समझते हैं, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा कंपनी का, सीएफओ और सीईओ, वो दोनों जवाब दे होंगे डायरेक्टर्स को क्योंकि वो पूरे साल बैठे हुए ना। अच्छा, वो जवाब दे होंगे डायरेक्टर को। अच्छा, जब डायरेक्टर को जवाब दे होंगे तो डायरेक्टर किसको जवाब दे होंगे? शेयर होल्डर को। अच्छा, इस पूरी कहानी में अगर हम देखा जाए तो अभी तो हमने इंटरनल लोगों की बात की है, अभी तो हमने इंटरनल लोगों की बात की है। अब बात करेंगे इसके आगे। अब कानूनी तौर पे ऑडिटर को बीच में लाया गया क्योंकि शेयर होल्डर कह रहा है कि यार मैंने डायरेक्टर्स तो बिठा दी है मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर अब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर लाओ जो कि ये चेक करे पूरा साल हिसाब किताब में कोई घपला तो नहीं है। क्योंकि वो कौन है? इंडिपेंडेंट। वो कौन है? इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब आता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर, वो ऑडिट करेगा पूरे साल का कि पूरे साल हुआ क्या क्या है। वो पूरा साल का उसने ऑडिट किया, उसने बोला कि भाई सही है, उसको एश्योरेंस मिल गई। कौन सी एश्योरेंस? रीजनेबल। अच्छा, ऑडिटर कहेगा डायरेक्टर्स को पहले तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर साइन करो। किसको कहेगा? अच्छा, प्लीज बात सुनना, बड़ी अहम है। ऑडिटर डायरेक्टर को कहेगा पहले तुम एफएस पे साइन करो। यानी एफएस में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स। कितनी चीजें हो गई? 5 चीजें हो गई। आपका जो ऑडिटर है वो डायरेक्टर को कहेगा मैं तुम्हें अपनी रिपोर्ट साइन करके, मैं रिपोर्ट में लिख के दूंगा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल में स्टेटमेंट से, पर मैं ये शर्त लगाऊंगा उस पर कि बोलूंगा पहले तुम साइन करो कि तुम्हारे एफएस है, मेरे एफएस नहीं है, क्योंकि तुम जवाब दो किसको? तो पहले तुम साइन करो कि तुमने देख लिया, तुम इसको एक्नॉलेज करते हो। उसके बाद मैं बोलूंगा हाँ यार जो मुझे फाइनेंशियल मिले थे डायरेक्टर ने अप्रूव किए थे, उसके बाद मैंने ऑडिट किए, ये लो आपके लिए रिपोर्ट।
तो मुझे बताओ अल्टीमेटली शेयर होल्डर ने अपॉइंट किसको किया था? डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स पूरी कंपनी की देख रेख के लिए जिम्मेदार हैं। जब पूरा साल खत्म हो जाता है तो जो डायरेक्टर्स हैं और सीएफओ, क्योंकि सीएफओ पूरा साल कंपनी में बैठा रहा है, सीएफओ पहले अपने सिग्नेचर करेगा और जो डायरेक्टर हैं वो अपने सिग्नेचर करेंगे और ये इस बात का क्लेम होगा, असर्शन होगी कि मेरी चीजें मौजूद भी हैं, वैल्यू भी बिल्कुल, मेरा राइट भी है। पर ये दावा मैं तुम सबसे पूछता हूं, ये दावा एक्चुअलाइज कब होगा? जब वो इसको ओन करेंगे। और वो ओन करेंगे ये कैसा पता लगेगा? साइन होगा। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल खोल के देख लोगे ना तुम ऑनलाइन, उसमें तुम्हें नीचे डायरेक्टर के साइन दिखेंगे, सीएफओ के साइन दिखेंगे, सीईओ के साइन दिखेंगे, ये उनका दावा है। अच्छा एक बात मजे की, अगर मैं उनके साइन करने से पहले खुद साइन कर लूं तो शेयर होल्डर बोलेगा तू कौन होता है साइन करने वाला? जिसकी जिम्मेदारी है उसने तो किया ही नहीं है। तो सबसे पहले किसको करना है? डायरेक्टर्स को, सीएफओ को और सीईओ को। पहले वो ऑन करेंगे जिसकी चीज है यार। वो बोलेगा हाँ भाई ये लो एफएस, ये मेरी तरफ से फाइनल वर्जन है, आप बता दें क्या आप इस क्लेम से एग्री करते हैं? चलो अब सिंपल रखते हैं ना। अगर ऑडिटर कहता है भाई मैं बोलता हूं रिसीवेबल में इतना प्रोविजन और होना चाहिए, पीपी में इतनी इंपेयरमेंट और होनी चाहिए, और अगर वो नहीं करते तो क्या ये गलती है? क्या ये मिसस्टेटमेंट है? अच्छा आप अपनी रिपोर्ट में क्या ये लिख के देंगे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या बोलेंगे नॉट फ्री फ्रॉम? अच्छा शेयर होल्डर को पता लग जाएगा मसला है, और ये मसला किसने निकाला? इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने। किसने निकाला? तो अच्छा अब यानी अब ये बात समझ आ रही है हल्के हल्के कि जो ऑडिटर भाई हैं हमारे, वो अश्योरेंस यूजर को देते हैं, और यूजर कैन बी बैंक एज वेल, शेयर होल्डर एज वेल। चलो एक और भी बात करते हैं इसमें जब बात हो ही रही है। अच्छा अभी जो हमने बात की ना, यानी ऑडिटर जो है वो ऑल टुगेदर एक जासूसी वाला काम कर रहा है। जासूसी वाला काम नहीं कर रहा, बाय लॉ रिक्वायर्ड है। भाई अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एआरडीटी का भी ऑडिट होता है, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पैसे यहाँ पे लगे हुए, सही है, मैनेजमेंट बैठी हुई है, डेली रिकन्सिलिएशन भी होती है, हमने एक बंदा भी बिठाया हुआ ऊपर जो रिकनसाइल कर रहा होता है। अच्छा वो रिकनसाइल कैसे करता है, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। वो निकालता है पोर्टल पे एक्सेस कितने, जो लॉग बनता है ना, अगर 500 आईडीज इशू हुई हैं तो रिसीट भी कितने की होनी चाहिए? बाकी रिसीवेबल में दिखना चाहिए, और जो रिसीवेबल में दिखना चाहिए उसका अप्रूवल होना चाहिए, मेरा या सर अहमद का, कि भाई अगर ऑडिट से रिलेटेड कोई मसला है और मैंने अलाउ किया हुआ है कि इंस्टॉलमेंट ले लो, तो फिर उसकी अप्रूवल होगी ना, ये ऑडिट है। अच्छा ये इंटरनल लोग तो कर ही रहे हैं, यहाँ पे जो हमने एक हेड बिठाया हुआ है इनका वो तो कर ही रहा है, बट हम एक इंडिपेंडेंट बंदा भी बिठाते हैं, हो सकता है दोनों मिल जाए। नहीं है बात समझ भाई? हो सकता है दोनों भी मिल जाए ना। तो इसको ऑल टुगेदर केटर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बंदा लाया जाता है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो ये अश्योरेंस देगा कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। पहले बताओ ओवरऑल व्यू समझ आता है? ये तो बात हो गई है एग्जिस्टिंग की। अच्छा सर यही काम तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी होता है ना? नहीं, देखो डायरेक्टर कंपनी में जाके, देखो ये थोड़ी सी ये मिथ गलत है, किसी ने बताया गलत है, तुम सुनना। अबे वो डायरेक्टर है, वो ये नहीं करेगा, बोलेगा अच्छा यार सीएफओ लाओ मुझे दिखाओ रिसीवेबल की एजिंग कितनी है। वो ये बैठ के ऑडिट नहीं कर रहा होगा, इस ऑडिट की जिम्मेदारी हमेशा इंडिपेंडेंट बंदा करेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है ना, वो फैसलों के लिए होता है कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, वो उसके लिए होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब वो है, वो अपनी एडवाइस देता है। जी नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले बनते हैं जिसको हम कहते हैं ड्राफ्ट फॉर्म में, एग्रीड, फिर हम उसको ऑडिट कर रहे होते हैं। अच्छा जब मैं ऑडिट कर लेता हूं ना, तो मैं मैनेजमेंट को बोलता हूं मैं अपनी रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूं, पहले तुम साइन करो। तो तभी तो देखो ये कह रहा है ना कि डायरेक्टर तो अपने एटमोस्ट पे जाएंगे कि चीजें सही है, क्योंकि उनको किसको जवाब देना है? शेयर होल्डर को। अच्छा उनको गवर्नेंस के लिए बिठाया हुआ है, तो अल्टीमेटली अगर उनसे कोई गलती होती है तो वो भी तो छुपाने की कोशिश करेंगे ना। तो अल्टीमेटली इसको केटर कौन करेगा? ऑडिटर। मतलब एवरीथिंग इज गवर्न्ड, यानी जो डेली ऑपरेशंस हैं उसके लिए सीएफओ सीईओ बैठे हुए हैं, क्वार्टरली इसको कौन देखता है? डायरेक्टर, और एनुअल में किसको बताया जाता है? शेयर होल्डर को। पर शेयर होल्डर के पास क्या ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं, या ऑडिट के बाद शेयर होल्डर बोलेगा भाई मैं तेरे दावे को तब मानूंगा जब इसके पीछे चिपकी हुई होगी ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर है? जी
नहीं, अपॉइंट तो यूजर ही करता है। शेयर होल्डर, देखो कल एक बच्चे ने कहा था, मैंने कहा था होशियारी नहीं करना, कल बताऊंगा। तो एक बच्चे ने कल कहा था सर डायरेक्टर जो हैं ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, ऐसा नहीं है, जिसका पैसा है वो अपॉइंट करता है, जिसका पैसा है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहां पे अगर कोई ऑडिटर रखना है तो राइट किसका है? सर अहमद का। और अगर एक यूनिलीवर है तो यूनिलीवर में क्या डायरेक्टर ऑडिटर रखेंगे या उसके शेयर होल्डर्स? अच्छा, अब यूनिलीवर इतनी हाई लेवल कंपनी है, पीटीसीएल इतनी बड़ी जायंट कंपनी है, तो वहाँ के शेयर होल्डर तो दुबई के एतसलात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई उसका ऑडिटर बिग फोर से नीचे हो। अच्छा, वो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जो बिग फोर के पास सिस्टम्स हैं वो किसी और के पास नहीं है। वो जीएल में घुस के एक एक करके ऐसे फ्रॉड डिटेक्ट करते हैं, तुम्हारी सोच अभी वो सारी आगे कहानियाँ हैं। पर अभी तो हम सिर्फ इस चीज़ के इवॉल्व घूम रहे हैं कि अगर आगे जाकर तुम एक वर्ड सुनते, एक मज़े की बात बता रहा हूँ, आगे जाओगे ना तुम्हें एक वर्ड सुनने में आएगा कि दोस चार्ज विद गवर्नेंस। वो लोग जिसको गवर्नेंस का चार्ज दिया गया, वापस से दोस चार्ज विद गवर्नेंस, वो लोग जिसको गवर्नेंस का, अबे उसका मतलब डायरेक्टर है, उसका मतलब देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने देखो एरो क्या है, दोस चार्ज विद गवर्नेंस। अच्छा आप सुनना, अगर तुमने कोई गलती पिक की एफएस के अंदर, कोई गलती निकाली, तुम किसको कहोगे सही करने के लिए? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को पहले सीएफओ तक बात जाएगी, पहले मैनेजमेंट सही कर, डायरेक्टर्स को नहीं। देखो यही तो सीखना है, यही अगर तुम्हें नहीं पता होगा ऑडिट आगे कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात है, पहले ये सीख लो। अगर कोई गलती निकली, ऐसे तुमने कहा कि भाई इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुई हुई है, एनआरवी कम है, तो तुम मैनेजमेंट को कहोगे भाई इसको इतने से लॉस बुक करो। अच्छा मैनेजमेंट अगर नहीं मानती, मैनेजमेंट अगर, हम ये बात किसको एस्केलेट करेंगे? डायरेक्टर्स। अच्छा डायरेक्टर्स को इसलिए करेंगे ना क्योंकि गवर्नेंस के जिम्मेदार वो है। मैंने कहा तुझे साइन करना है, तू देख ले। उसने बोला भाई यार नहीं ये तो लॉस हो जाएगा हमारा, यार मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैंने कहा तू जवाब नहीं दे फिर मैं दे दूंगा। क्या मैं अपनी रिपोर्ट में ये लिख के दूंगा ट्रू एंड फेयर व्यू? अब नहीं लिख के दूंगा। अब मैं ये नहीं लिख के दूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, मैं बोलूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला है, मिस स्टेटमेंट है। तो अब मैं पहले वाले वर्ड क्यों नहीं लिख रहा, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट? अच्छा अब एक और चीज, अब कुछ बेवकूफाना बच्चे ये हरकत करते हैं, पता ही नहीं होता, वो करते ये हैं कि वो बोलते हैं भाई हम रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे या रिपोर्ट में चेंजेस कर देंगे, यानी रिपोर्ट गलत दे देंगे। तो भाई मुझे एक बात बताओ, शेयर होल्डर बोलेगा तूने इनसे पूछा था कि सही कर रहे नहीं कर रहे? तो वहां पे सीएफओ बोलेगा मैं तो बोल रहा था सही कर रहा हूं, आपके पास ये रिपोर्ट लेके आ गया है। तो शेयर होल्डर बोलेगा भाई नशा करके रिपोर्ट बनाइए, पहले उसको तो बोल जिसकी गलती है। तो पहले किसको बोलना है? जो बना रही है एफएस यार, वो नहीं मानते तो अल्टीमेट फिर अब क्या होगा? शेयर होल्डर। अच्छा शेयर होल्डर को हम जाके नहीं बताएंगे, रिपोर्ट के जरिए बताएंगे भाई हमने ये इक़्तिदामात किए थे, नहीं माना तो ये नतीजा है, आप जान लें कि इनको रखना है या निकालना है, क्या डिसीजन होगा आपका। तो ऐसे जब मैंने इतने इतने फ्रॉड पकड़े भी आगे तुम्हें पूरी कहानियां सुनाऊंगा, उसमें पूरे के पूरे डायरेक्टर को फारिग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और वो एसईसीपी की तरफ से बैन हो जाते हैं किसी कंपनी के डायरेक्टर बनने से, क्योंकि कन्विक्टेड होते हैं ना वो लोग कि भाई उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, तो वो 5 साल के लिए डिबार हो जाते हैं, वो नहीं बन सकते किसी कंपनी के डायरेक्टर। तो ये सारा पूरा मैकेनिज्म है गवर्नेंस का। पहले बताओ यूजर जो हमने आज बात की, शेयर होल्डर, उसकी बात समझ आती है, स्ट्रक्चर समझ आता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा टू ऑडिट बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स। नीचे क्या लिखा हुआ है? अच्छा कोई तुमसे पूछे क्या बीओडी का अप्रूवल लाजमी है? क्योंकि अगर उसने अप्रूव ही नहीं किया हुआ तो तुम ये कैसे कर सकते हो कि वो दावा कर रहा है कि ये चीजें सही हैं, तो उसके दावे को प्रूव करने के लिए उसका सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। अच्छा अगर तुम, मजे की बात है, अगर तुम फॉर एग्जांपल किसी जुरिस्डिक्शन में बैठे हो, तुमने अपनी रिपोर्ट दे दी बगैर मैनेजमेंट के, सीएफओ के और डायरेक्टर के साइन के, तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि शेयर होल्डर बोलेगा भाई तू कौन होता है ये बोलने वाला, पहले तो किसको बोलने दो? मैनेजमेंट को और डायरेक्टर्स को कि ये चीजें। अच्छा मैनेजमेंट के बिहाफ पे गवाही कौन देता है पता है? सीएफओ। और फिर गवाही देते हैं कौन? डायरेक्टर्स। और फिर उसको कंफर्म कौन करता है? ऑडिटर। तो जाके उस तक बात पहुंचती है। इसमें एक और चीज ऐड करनी है, ये तो उसकी बात हो गई जो अभी हमारी कंपनी का शेयर होल्डर है। अब हम बात कर लेते हैं उसकी जो आने वाला शेयर होल्डर है, जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर। क्या कहते हैं?
प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, वो भी यूजर होता है। कैसे जरा बताता हूं भाई। मुझे एक बात बताओ, अगर आज मैं एक कंपनी चला रहा हूं और मैं अपनी मैनेजमेंट को बोलूं यार तू एक काम कर, तू फेक प्रॉफिट्स बुक कर, कंपनी की वेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी दिखा, हम किसी और को बेच के निकल जाएंगे, किसी और को। अच्छा, वो जो बंदा मेरी कंपनी खरीदना चाहेगा वो भी फाइनेंशियल ही देखेगा, वो भी। अच्छा, वो भी फाइनेंशियल पे कब एतमाद करेगा? ऑडिट हुआ हुआ होगा। अच्छा, क्या वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या प्रोस्पेक्टिव आने वाला शेयर होल्डर? तो भाई उसको भी तो प्रोटेक्ट करने के लिए यही होगा ना जो हम करें। तो यानी कहने का मतलब यह है कि यूजर शेयर होल्डर है, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो या प्रोस्पेक्टिव हो। अच्छा, कितने लोगों ने टैक्स का पेपर दिया हुआ है? चीते हुए भाई, एकदम फुल टैक्सेशन का पेपर दिया हुआ है ना। अच्छा, आपको याद है कि जब रिटर्न फाइल होता है तो वो बोलता है अकाउंट्स भी जमा कराओ? नहीं याद? याद है ना? सुनो, यस। तो मुझे बताओ, जब वो आपने रिटर्न जमा कराना होता है तो अकाउंट चिपका के देते हो, वो क्यों मांगता है अकाउंट्स? अबे वो भी यूजर है, वो भी यूजर है एफएस का, उसको पता होना चाहिए प्रॉफिट शुरू कहां से। क्योंकि तुम जब रिटर्न भरते हो तो तुम अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करते हो, उसमें एडजस्टमेंट्स करते हो, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस होता है, सही है, और जो टैक्स वाला डेप्रिसिएशन ऐड होता है, मतलब एडजस्टमेंट्स के तौर पे जो भी आपका अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में से लेस हुआ है उसको ऐड करोगे और टैक्स वाला लेस करोगे। कुछ भी एक्सपेंडिचर सर्टेन अमाउंट से ऊपर होंगे उसको ऐड बैक करोगे, वो डिसअलाउड है। तो भाई जो तुम रिकॉन बनाते हो वो सही है या नहीं है, बैड डेट सही है या नहीं है, राइट ऑफ सही है या नहीं है, इसको कहां से दिखेंगे? फाइनेंशियल से। अच्छा, अब मैनेजमेंट अपनी तरफ से फाइनेंशियल बना के देते, टैक्स अथॉरिटी मानेगी? क्यों? ऑडिटेड नहीं है ना। अच्छा, तो मैनेजमेंट तो दावा कर रही है, साइन है सबके, डायरेक्टर के भी हैं, ऑडिटर का साइन नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट बंदे ने किसी ने भी साइन नहीं किया हुआ। तो टैक्स इवेजन तो हो सकती थी। फिर इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कौन एंटर होगा? ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, वो देखेगा चीजें। सर सिंपली ये कह सकते हैं कि बीओडी कंपनी के बिहाफ पर क्लेम करती है और इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को वेरीफाई करेगा। बिल्कुल सिंपली यही कह रहे हैं ना हम भी, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजमेंट ये क्लेम करती है कि ये चीजें मौजूद भी हैं, वैल्यूड भी सही हैं और राइट भी है। एग्रीड? ये तीन चीजें हो गई। उस क्लेम को वेरीफाई कौन करता है? ऑडिटर। सर यूजर में सिर्फ शेयर होल्डर्स करते हैं ऑडिटर को अपॉइंट? नहीं, तो जो यूजर होता है वो करता है। इससे पहले वाली एग्जांपल में किसने अपॉइंट किया था? बैंक ने। बैंक ने कहा था भाई मुझे ऑडिट करके दे दे। तो जो देखो 99% केसेस में यूजर तो शेयर होल्डर ही होगा ना, हाँ या नहीं? कंपनी किसकी है? चलिए एक और बात, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अपॉइंट किया है शेयर होल्डर ने, तो क्या यूजर कोई और नहीं हो सकता? हो सकता है, बैंक हो सकता है, टैक्स अथॉरिटीज हो सकती हैं। अभी तो तुम्हें एग्जांपल्स दी है वाली। चलो एक और बात सिखाता हूं, तुम्हें क्या ही याद करोगे तुम्हें। सुनो, मैं पीडीसीएल का ऑडिट करता हूं ना, वहां पे आती है गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, होता क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि यार हमें इस एरिया में नेटवर्क कनेक्शंस चाहिए। यूफोन के पास आती हैं, टेलीनॉर के पास आती थी ना मेरे क्लाइंट से। सुनना, यूफोन के पास, टेलीनॉर के पास और ऑल टुगेदर पीडीसीएल के पास गवर्नमेंट ग्रांट आती हैं, इसलिए क्योंकि वो कहता है यार हमें इस जो नॉर्दर्न एरिया में ना यहाँ पे नेटवर्क चाहिए, यहाँ पे सिग्नल नहीं आते, तो वहाँ पे जो टूरिज्म है वो कम है, क्योंकि ऐसी बातें कनेक्शंस ही नहीं है, तो हाउ दे विल कॉन्टैक्ट। पर अब आप जाएं, आप देखें, जहाँ तक जाएंगे आपको सिग्नल्स मिलते हैं। अच्छा, तो फिर ये क्या कहते हैं पीडीसीएल वाले या फिर यूफोन वाले या टेलीनॉर वाले कि भाई मुझे एक बात बताओ, मैं क्यों बॉर्डर करूँ कि तुम्हारी टूरिज्म में मेरा क्या फ़ायदा है? तो वो कहते हैं भाई आपका फ़ायदा ये है, हम आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे दें, आप हमारे पैसे से पीपी लगाएं, हमारे पैसे। क्या ये वो सीन नहीं हो गया ग्रांट रिलेटेड टू एसेट? हाँ या नहीं? अच्छा, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहेगी कि उसका पैसा सही जगह लगाए, उसको कैसे पता लगेगा? नहीं तो मैनेजमेंट तो दावा कर रही है, ऑडिटेड नहीं है ना। तो यही अकाउंट्स पे किसको भी जमा होते हैं? ऑडिटर को नहीं, वे गवर्नमेंट को। अपने पास जमा कर लूंगा, अच्छा भाई सही पड़े मैं इधर। किसको जमा होते हैं? ऑल टुगेदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा, वो उसके बेस पे ये डिसाइड करती है क्या, अच्छा कितनी ग्रांट दी गई थी, कितनी यूटिलाइज हो गई है, कितनी बाकी है। तो कल को ये जाके बोलते हैं यार और ग्रांट चाहिए, तो बोलेगा पहले ये तो खत्म कर, ये तो खत्म कर पैसे, फिर तुझे बताएंगे। अच्छा, तो क्या डेफर्ड ग्रांट भी दिख रही होती है ना, तो उसको पता है कि यार ये इतने एसेट्स हैं जो एलोकेट हो चुके हैं, इतने परचेज हो चुके हैं, तो पूरी रिपोर्ट बनती है। अगेन उसका ऑडिट तो जाके अश्योरेंस आती है कि भाई क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है।
पहले सिर्फ मुझे इतना जवाब दे दो कि ऑल टुगेदर यूजर की डेफिनेशन समझ आती है। आपका पहले स्कोप ब्रॉडर होना चाहिए, ये समझ आना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कौन कौन कर रहा है। अल्टीमेटली इसकी क्रेडिबिलिटी एक बंदा इंक्रीज कर रहा है, ऑडिटर, और वो भी इंडिपेंडेंट। अच्छा भाई, एक और सवाल फेंक दिया मार्केट में, यानी जिसका भी बिजनेस के साथ इंटरेस्ट है वो स्टेक होल्डर है, उन सबको ऑडिटेड एफएस जाते हैं। बिल्कुल, बैंक भी है जो लोन दे रहा है, गवर्नमेंट भी है, टैक्स अथॉरिटीज भी हैं, और शेयर होल्डर इटसेल्फ है, करंट भी और प्रोस्पेक्टिव भी, इनका स्टेक है। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, यूजर। पर यूजुअली 99% केसेस में अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर। एग्रीड है? यस, गवर्नेंस तो डायरेक्टर की होगी ना, मैनेजमेंट तो रोजमर्रा के चीजों में लगी हुई है ना, वो गवर्नेंस का पार्ट नहीं है। यानी गवर्नेंस तो उन लोगों की होती है ना जो सब कुछ हो जाए उसके बाद देखें। तो वो सिग्नेचर तो ऑपरेशन में लगे हुए ना, वो अगर सैलरी तुम्हारी पे होनी है तो कौन साइन करेगा, सीएफओ। 50 लोगों की सैलरी बनी, उसमें टैक्स की डिडक्शन हुई, सब करके नेट अमाउंट आ गई, बैंक से कितने पैसे जाने, बैंक तब तक पैसे नहीं निकालेगा जब तक उस पर कौन सिग्नेचर करे, सीएफओ। अब डायरेक्टर देखेगा, कंपेयर करेगा पिछले महीने को इस महीने से सैलरी इतनी बढ़ क्यों गई, फिर सीएफओ जवाब देगा भाई बोनस दिया था, भाई इंक्रीमेंट लगे, तो डायरेक्टर बोलेंगे हमने कहाँ अप्रूव किया, ये तो जिम्मेदारी हमारी है, तुम कौन होते हो। डायरेक्टर्स की पावर है ना इन्वेस्ट करने की, लोन लेने की, सब लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में। तो वो बोलेगा तूने हमसे पूछा था होशियारी, तो उसकी अप्रूवल के बगैर कुछ हो, तो सीएफओ को तो पावर दी जाती है, उसको बजट दिया जाता है, तो उससे ऊपर नहीं जा सकता। और अगर अप्रूवल चाहिए इंक्रीमेंट की, सैलरी की, तो तुम हमारे पास आओगे, शेयर होल्डर के पास नहीं, डायरेक्टर्स के पास, क्योंकि डायरेक्टर का पावर है ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। तुम अगर कंपनीज एक्ट भी जाके पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ यही है कि डायरेक्टर्स की पावर क्या है। क्या डायरेक्टर एक्विजिशन ऑफ एसेट कर सकता है? यस कर सकता है। अच्छा, वो लोन ले सकता है, वो ऑपरेशंस के डिसीजन ले सकता है, बिल्कुल। भाई डायरेक्टर को रखा ही इसलिए है। तो फिर अल्टीमेट ये चीजें किसको रिपोर्ट होती हैं, शेयर होल्डर को। और फिर आपको पता होगा कुछ चीजों की स्पेशल रेजोल्यूशन होती है जो डायरेक्टर के भी कंट्रोल से बाहर है। यस, तो फिर वो कहां जाता है, शेयर होल्डर के पास। तो कानूनी तौर पे, अच्छा फिर आप यही चीजें अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी डाल सकते हैं। वो कंपनी के मामला आते हैं कि भाई आपने गवर्न कर दिया किसकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी के अपने कायदे कवानीन होते हैं ना, वो तो कुछ भी लिख दो उस पर, और फिर वो उसको वेरीफाई करवा लो, अप्रूव करवा लो एसईसीपी से, बोलो भाई ये है, ये पावर्स है, तो ऐसी बात है वो बंद जाएंगे। डायरेक्टर बोलेगा मेरी औकात इतनी है, इसके बाद जो जाना है किसके पास जाएंगे, शेयर होल्डर के पास। बात समझ आती है? ऑनलाइन बोलो प्लीज बताओ बात समझ आती है? जो यहाँ पे फिर एक सवाल आया हुआ है, साहिल भाई कह रहे हैं, अच्छा उसको जवाब दे दिया उसने। अब एक दो चीजें और, ऑडिटेड एफएस का भी ऑडिट होता है बाय अनदर इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सर पहले एक सीख लें, ये बोल रहा है हमने जो ऑडिट किया उसका भी ऑडिट होता है। हाँ, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड करता है, जो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है, यानी वो कहता है कि हम भी देख लें क्या क्वालिटी ऑडिट हो रहा है, यानी जैसे ऑडिट होना चाहिए वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो अभी आगे सीखते हैं, उसके लिए तो रिस्क असेसमेंट है पूरी, वो आके देखेगा क्या इसने रिस्क असेस किया था या ऐसे ही जाके मुंह आगे ऑडिट करके आ गया। पहले तो आपको पता होना चाहिए ना मसला कहाँ कहाँ हो सकता है। अभी तक सिर्फ इतना बता दो, क्या ये बात क्लियर है कि व्हाट इज एंड हु इज यूजर, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर समझ आता है? बस अब इसके आगे की कहानी अब शुरू होती है। आ जाओ जी, बड़ी अहम बात जी। कंपनी, वो तो इंटरनल ऑडिटर तो पूरा दिन कुछ भी करते रहे। यानी अगर मैं यहाँ पे एक बंदा बिठा दूं, मैं बोलूं भाई पूरे दिन तू ये काम कर, मेरे पोर्टल के एक्सेस को मेरी रिसीट से मैच करो, मुझे रोज एक रिपोर्ट भेजा कर, ये भी इंटरनल ऑडिट है बट इंडिपेंडेंट नहीं है। वो दोनों मिल गए तो मैं क्या करूंगा? नहीं देते तो हैं, पर शेयर होल्डर जो कंपनी का मालिक है उसको मैं कहूं अल्लाह की कसम ये बिल्कुल सही है, वो क्या बोलेगा? कसमों पे बिलीव नहीं करते। ये बंदा कौन करके आया ऑडिट? इंडिपेंडेंट। कल तो एग्जांपल दी तुम्हें उज़ैफा वाली, मेरी बात नहीं सुन रहा था वो अंकल जो चाचू आए थे उसके ससुर, मेरी बात नहीं सुन रहे थे, उन्होंने सर अहमद की बात भी सुनी यहाँ पे आके, और जो सर अहमद ने कहा वो भी तुम्हें मैंने बताया। तो जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट होना तो बड़ा लाजमी है ना। क्लियर है? चलें ओके, तो अब जरा इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब जो सीखा था वो तो सिर्फ बेसिक्स थे। नशा आज से कि मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि जब तुम किसी कंपनी में एंटर होगे
या एग्जाम में एंटर होगे, सवाल देखते ही और कंपनी की चीज़ों को देखते ही तुम्हें समझ आएगा मसला कहाँ कहाँ हो सकता है। वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा अपने पिछले, कोई अगर ऑडिट के एक्सपोजर की बात की जाए तो 11 साल 2014 से लेके अब तक, तो वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि वेन एवर यू आर एंटरिंग एक्चुअली इन अ कंपनी एंड वेन एवर यू आर एंटरिंग द एग्जाम हॉल, वो सवाल में गिवन होगा, रियल लाइफ में कंपनी में गिवन होगा, दोनों को अप्लाई करने का सेम तरीका है। फर्क कितना है, एक कागज के पन्ने पे, एक प्रैक्टिकल है। हम उसको कन्वर्ट कर देंगे यहां पे कि भाई यही अगर तुम हालात वाक़ियात असल में देख रहे होते तो तुम्हें मसला कहां कहां नजर आता। तो प्लीज अटेंशन स्पैन आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पहली कहानी सुनाने लगा हूं, अब यहां से इंटरेस्टिंग गेम शुरू होगा। अच्छा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप ऐसे ही जाके, आप अज्यूम कर लेते हैं हम पूरी ऑडिट टीम है, मैं उसमें डायरेक्टर, आप उसमें कोई मैनेजर, फिर टीम पूरी जा रही है ऑडिट करने के लिए, पीटीसीएल का, किसी फार्मास्यूटिकल का, हर जगह आप लोग फैले हुए, सही है। हम जब ऑडिट करने गए तो मैंने, लेट से, आपका नाम क्या है जानी? मोहिब, ओके, हमने मोहिब को बोला कि यार एक काम करो, जाओ सेल्स का ऑडिट करके आ जाओ, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाओ, किसका ऑडिट करो? सेल्स का। अच्छा मुझे एक बात बताते हो जल्दी से, ऑनलाइन मतलब आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, अभी बात हो रही है मोहिब की, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में, लेट से जीएसके, ग्लेस्को स्मिथ चले हो तुम मेरे साथ। अच्छा जीएसके में गए, मैंने बोला यार ये जो मेडिसिन की सेल हुई है ना, मेडिसिन की सेल हुई है, इसको तुम कैसे वेरीफाई करोगे? अपने थॉट्स बताओ, ऑनलाइन में तो तुम भी बता सकते हो, और तुम सोच लो, मैं तुमसे पूछता हूं प्लीज सोच के। इनवॉइसेस वेरीफाई करेंगे बच्चे कह रहे हैं, कैश नहीं, देखो रिसीवेबल भी तो हो सकता है ना, दिस इज वेरी रॉन्ग, सेल्स इनवॉइसेस कह रहे हैं बच्चे। अच्छा मैं सारी इनवॉइसेस चेक करूंगा सैंपल पे, देखो ये बात तो आपको समझ आ रही है, एग्रीड है। देखो इन्होंने कितना अच्छा प्रोसीजर बताया कि मैं, एक इंसानी दिमाग क्या कहता है, मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई मुझे दिखा दे ये जो तुमने सेल रिकॉर्ड की हुई है इसमें से इनवॉइसेस दिखा दे। अच्छा अगर मैंने इनवॉइसेस देख ली तो मुझे सबूत मिल जाएगा कि वो सेल अकर हुई है, बंदा मौजूद है, बंदा तो हुई है, यानी आपने अपना ऑडिट प्रोसीजर कर लिया। बट इसमें एक लूप होल था जो मैं आपको भी सिखाने लगा हूं जी। क्या इन्वेंट्री कैसे क्या डाल लोगे? माल पड़ा होगा तो बेटा सेल कैसे हुई? तो सेल अगर देखनी है तो किससे चेक करेगा मेरा भाई? इनवॉइस, माल पड़ा हुआ है तो दूसरा माल नहीं आ सकता। अल्लाह यही तो गेम है, यही तो सिखाना है। चलो अभी तुम्हारी हद तक इतना दिमाग पे जोर नहीं डालो। इसने मुझे कहा मुहिब ने, अच्छा पहले भी बताओ, अभी फार्मास्यूटिकल की बात हो रही है, मुहिब कहाँ गए जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों। जीएसके में इनको किस एरिया का ऑडिट दिया है? सेल्स। इन्होंने बोला मैं मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा भाई मुझे सेल्स लेजर दो जिसमें एक एक एंट्री होती है, ये उसमें से सैंपल निकालेंगे और क्या चेक कर लेंगे? इनवॉइसेस। आओ तुम्हें रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूं। ये हमारी मतलब एक आयशा बहन थी, ऐसी तो नहीं थी बट सिर्फ लगाने के लिए। इधर इन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे ना जीएसके पे सेल्स का ऑडिट करना है। मैंने कहा बिल्कुल करें आप, बिस्मिल्लाह। तो मैंने कहा आप कर लेंगी या मैं कुछ बताऊं? बोले सर क्या बात कर रहे हैं यार, मतलब सेल्स का तो ऑडिट है, मैं कर लूँगी, क्या इशू है? मैंने कहा चलो भाई इतनी चौड़ी होकर जा रही है कर लेगी। चली गई। 15-20 दिन हुए, वापस आई रिव्यू करवाने, क्योंकि ऐसी पता अल्टीमेट तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूं ना, जो पार्टनर को बताएगा फर्म में। सुनिएगा, इन्होंने कहा कि सर मैंने ऑडिट कर लिया मोहिब की तरह। मैंने कहा क्या किया तुमने ऑडिट? उसने बोला सर इनका एक कस्टमर है जो 45 बिलियन की मेडिसिन परचेज करता है इनसे 12 महीने में। कैलकुलेटर निकाल लो जरा, और 45 बिलियन को 12 से मल्टीप्लाई करो प्लीज जल्दी से। आज जरा मैं तुम्हें रिस्क असेसमेंट सिखाता हूं। 540। देखो 2025 का रेवेन्यू कितना आ रहा है? 540। हाँ या नहीं? क्या ये तुम लोगों को सबूत मिला है? ऐसे ही या इनवॉइसेस देखी हैं? किसने? मोहिब ने, आयशा ने। ये लोग भाई ऑडिट करके आए। अच्छा जब ये अब देखो कहानी यहां से शुरू हो गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां से। अच्छा हम अभी क्या सीख रहे हैं? रिस्क असेसमेंट। मसला कहां कहां आ सकता है, पर अभी उसके लिए कहानी सुनना बहुत लाजमी है। मेरा ये मानना है कि मैंने जानबूझ के मैंने एक चीज हाइड की, वो ये कि मैंने इनको ऐसे उठा के ऑडिट पे भेज दिया जो तुम चले भी गए और ये भी चली गई।
ये जब मेरे पास रिव्यू कराने आई ना, तो मैंने कहा आयशा पहले ये बताओ, ये एंटिटी, ये इदारा जो है कब तक क्या है, ये इदारा कब तक क्या है। अच्छा सुनिएगा बड़ी अहम बात, उन्होंने कहा, आयशा ने कहा कि सर ये जो एंटिटी है ना, ये ऑल टुगेदर मेडिसिन इंपोर्ट करके बेचती है। अच्छा मैंने कहा आयशा ये तुम्हें बात पता है? उसने बोला बिल्कुल सर। अच्छा प्लीज सुनना, मेडिसिन इंपोर्ट करके बेचती है। मैंने कहा आयशा ये बताओ कितने महीने बेचा आपने? कितने महीने कहा? पूरे साल। अच्छा मैंने कहा आयशा के यार मेरी बहन मुझे एक बात बताओ, तुमने एक गलती की है, तुम्हें ये नहीं पता कि अगर आप इन्वायरमेंट को देखते तो जो इंपोर्ट है वो 3 मंथ्स बैन थी। इंपोर्ट जो है 3 महीने के लिए क्या थी? बैन थी। अच्छा मैंने कहा मुझे एक बात बता दो आयशा, अगर इंपोर्ट 3 महीने के लिए बैन थी तो इन्होंने 3 महीने बेचा कैसे? यानी उनका ऑपरेशन क्या? पहले तो देखो ऑपरेशन ये है कि जैसे ही ऑर्डर आता है मंगवा के बेचते हैं, मंगवा के बेचते हैं, मंगवा के बेचते हैं। कोई अलग से इन्वेंट्री नहीं रखते, अजम्पशन, कोई अलग से इन्वेंट्री, अजम्पशन। सही है। मैंने आयशा से ये पूछा, आयशा आपने जो ऑडिट किया है आपके तौर पे और उनके तौर पे तो सही था। उन्होंने जाके सिंपल इनवॉइसेस उठाई और 12 महीने की इनवॉइसेस को वेरीफाई कर लिया, इसमें से 3 महीने फेक थे। 3 महीने। अच्छा ये उनको क्यों नहीं पता लगा? उनका फोकस क्यों नहीं गया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उनको क्यों नहीं पता लगा, उनका फोकस क्यों नहीं गया? क्योंकि वो एंटिटी के ऑपरेशंस को समझे बगैर और एनवायरनमेंट को समझे बगैर चली गई ऑडिट करने। यानी कहने का मतलब यह है कि बिफोर यू एक्चुअली स्टेप इन एंड स्टार्ट ऑडिटिंग द थिंग्स, आपने एक स्टेप पीछे आना है और बोलना है, पहले सोचना है इदारा करता क्या है और इन्वायरमेंट में जो चीजें हैं इसको इफेक्ट कैसे कर रही हैं। तो पता है ये चैप्टर शुरू कहां से होता है? चैप्टर या ऑडिट ऐसे शुरू होता है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई रिस्क। प्लीज ये बड़ी अहम बात है, ये चैप्टर शुरू यहां से होता है, या ऑडिट प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू यहां से होता है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई रिस्क। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मसला कहां कहां हो सकता है। सुनना, कनेक्शन है यहां पे, मसला कहां कहां। मैंने कहा भाई मैं नजूमी हूं, मुझे कैसे पता लगेगा? उसने बोला आप 2 चीजें करें, ऑपरेशंस को समझें, एनवायरनमेंट को समझें, एंटिटी को समझें। अच्छा मैं तुम सबसे पूछता हूं, तुमने एंटिटी को समझा, ये एंटिटी करती क्या है? इंपोर्ट करती हैं, बेचती हैं, इंपोर्ट करती हैं। ये ऑपरेशन से किसने समझे? हमने समझे। अभी ऑडिट शुरू नहीं किया, पहले हमने बेवकूफी की। ऑडिट नहीं शुरू हो सकता जब तक आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो। आप ऑडिट नहीं, आपको बेवकूफ बना दिया जाएगा, जैसे इनके साथ हुआ था। और वाकई फेक सेल्स थी, हमने रिवर्स करवाई थी, फिर तो फ्रॉड की इंडिकेशंस आ गई थी। ये कैसे हो सकता है? इन्होंने किया है। अगेन ये गलती ऑल टुगेदर ऑडिटर की थी, उसको समझ के जाना चाहिए, उसको देख के जाना चाहिए कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर रही हैं इस कंपनी को। अभी सिखाते हैं एक एक करके। अच्छा ऑपरेशन समझ आते हैं? अच्छा पहले ऑपरेशन समझ लिए। अच्छा फिर मुझे बताओ, आपने जैसे ही देखा ये एंटिटी इंपोर्ट करती है तो एनवायरनमेंट से एक चीज आ गई इंपोर्ट। आपने न्यूज देखी, पूरे 12 महीने में 3 महीने इंपोर्ट क्या थी? बैन थी। तो जब 3 महीने में इंपोर्ट बैन थी तो भाई आप जब ऑडिट करने जा रहे थे ना, मैं अगर सिर्फ ये दिखा दूं आपको, ये इतना हिस्सा, आप तो मेरे पास आए बगैर खुद जाते और आपके दिमाग में ये चल रहा होता कि 3 महीने की सेल तो होनी नहीं चाहिए, 3 महीने की सेल तो होनी ही। अच्छा आपको कैसे पता लग रहा है? नहीं, आप उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स। तो अगर आप सेल का ऑडिट करने जा रहे हैं मोहिब, तो आपके दिमाग में पहले से ही प्री पॉपुलेटेड चीज होनी चाहिए कि जब मैं ऑडिट कर रहा हूंगा 3 महीने की सेल तो होनी ही। आप वहीं पकड़ लेते उसको। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल रिस्क असेसमेंट। ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन होती है कि यार मैं अगर आज बैठूं यहां पे, देखो फॉर एग्जांपल अब यूं सोचते हैं, आज मैं अगर जीएसके का ऑडिट करने जा रहा हूं, मुझे पता है इंपोर्ट करके बेचती है, और हमें यह पता लगे कि 3 महीने इंपोर्ट बैन थी, तो हम सब जब आपस में डिस्कस कर रहे होंगे तो आपकी तरफ से मुझे क्या सजेशन आएगी? क्या बोलेंगे आप?
नहीं आप अभी देखो ये थोड़ा सा गलत बात है, अभी हम पूरा करेंगे। बोलोगे सर क्योंकि आपको पता है इसके ऑपरेशंस हैं इंपोर्ट करके बेचना, बोलोगे इसके ऑपरेशंस हैं इंपोर्ट करके बेचना, तो सर और इंपोर्ट 3 महीने, ये बात सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी कनेक्ट करूंगा, प्लीज मुझे सुने। यानी हम ये कह रहे हैं सर अगर हम आपस में बैठे हुए ईवाई में, तो आप मेरे पास है, आपने मतलब यार चलो आप प्लानिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं कहां कहां मसला हो सकता है, क्या हम ऑडिट करने गए अभी मसले देख रहे हैं? अब जब पता होगा तो टारगेट पे पहुंचेंगे ना। मुझे तो पता है कि वो टारगेट पे पहुंचेंगे, जो 3 चीजें होंगी ये 3 महीने होंगे, उस 3 महीनों में सेल होनी ही नहीं चाहिए। तो यार मुझे टारगेट पता है, आज 3 महीने आइडेंटिफाइड है, मैं क्यों बेवकूफी करूं बाकी चीजों की। आप सुनिएगा, आप बैठे में, मैंने बोला चलो भाई अब डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग रिस्क असेसमेंट, एंड हाउ वी आर डूइंग रिस्क असेसमेंट, बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स। अब आपकी तरफ से मेरे पास आएगा मशवरा, आप कहेंगे सर सिंस ये एंटिटी इंपोर्ट करके बेचती है, ये क्या है इसके ऑपरेशंस, और इंपोर्ट बैन थी, ये क्या है एनवायरमेंट, तो सर हमें लगता है ये 3 महीने की सेल होनी नहीं चाहिए। अबे पेपर में भी तो यही लिखना है, सवाल में दिया हुआ होगा एंटिटीज इन्वॉल्व इन इंपोर्ट एंड सेल ऑफ गुड्स, एंटिटीज इन्वॉल्व इन एंड इंपोर्ट्स वर बैन फॉर 3 months। अबे तो ये सवाल से उठाओ ना जो मुझे कह रहे थे, और लिख दो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, देयर इज अ रिस्क ऑफ, यही ड्राफ्टिंग है, पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे एक रिस्क है। और सवाल आता है 15 से 20 नंबर का, सवाल आता है 15 से, यार क्या मुश्किल है, अगर तुम्हें समझ आ जाता है कि लिंकेज कैसी होती है। अच्छा ये तो अभी एक फार्मास्यूटिकल की बड़ी बेसिक एग्जांपल, अभी तो दिमाग घुमा देने वाली चीजें आएंगी आगे, पर पहले बताओ सिग्निफिकेंस समझ आई समझने की, कि क्यों एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट को मैं समझ के जाऊंगा। एग्रीड है? अच्छा एक और चीज सर, अजम्पशन हमेशा यही होगी ना कि, एक मिनट क्या कह रहा भाई है सर, अजम्पशन हमेशा यही होगी ना कि बताएगा स्टॉक नहीं रखते, देखो सब बताएगा भाई, सब बताएगा, सवाल में ऐसे तो ही ना आप पे जोड़ेगा कि अज्यूम करो, पर उस सवाल में देखते हुए आपको पता, देखो भाई अगर प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो तुम अंडरस्टैंडिंग लोगे ना। अच्छा वैसे तुम्हें एक बात सिखाता हूँ, किसी एंटिटी के ऑपरेशंस अगर समझने हो ना, तो तुम ऑल टुगेदर उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रीड कर सकते हो। नहीं है बात समझ? अच्छा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ होता? अच्छा तो उसके अंदर ये नहीं बताया हुआ होता कि एंटिटी क्या क्या करती है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ यू विल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेशंस, तो आप बोलोगे मैं क्या इंस्पेक्ट करूंगा? मेमोरेंडम ऑफ, मैं इंक्वायर कर लूंगा सीएफओ से, सीईओ से, मुझे बताओ तुम्हारा बिजनेस क्या क्या है, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लूंगा, उसके अंदर रेवेन्यू की स्ट्रीम्स आ रही होंगी। ये तरीका है कार है इंस्पेक्ट। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था पहली क्लास में, कि एक आपकी बुक में लिखा हुआ है इंस्पेक्ट कर लेना। अबे क्या कर लेना इंस्पेक्ट, यही तो एक आर्ट है जो सीखना है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, जो मैंने अभी इतनी सारी बकवास की, उसमें आपको ऑपरेशन समझने हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्ट करेंगे, क्या मेमोरेंडम, साथ साथ बोलना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा एक और बात बताओ, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाऊं और इंस्पेक्ट करूं, उसमें रेवेन्यू स्ट्रीम्स आ रही होंगी, तो वहां से भी पता लग जाएगा कि एंटिटी करती क्या है। अच्छा क्या मैं इंक्वायरी कर सकता हूं, हाँ या नहीं? किससे? सीएफओ से, सीईओ से, हेड ऑफ ऑपरेशन से, तो ये सारे लोगों से पूछूंगा तो भी मुझे पता लगेगा। अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में यही पूछ पूछ के एक जगह लिखूंगा, पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। नहीं है बात समझ? प्रैक्टिकल लाइफ में यही चीजें इंस्पेक्ट करके देख देख के पूछ पूछ के लिखूंगा, पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। उस लिखे हुए को यूज करके देख लेना रिस्क कहां कहां हो सकता है। बेसिक एग्जांपल, यानी सर अभी यहां पे अगर मैं होल्ड करूं 1-2 मिनट के लिए, जरूरी तो नहीं कि ऑडिटर को पता हो इंपोर्ट्स बैन थी, कैसे किसको नहीं पता, क्या ऑडिटर अंधा है? हाँ जी, वो फरिया कह रही है सर जरूरी तो नहीं कि ऑडिटर को पता हो। मतलब मैं अभी आपको आगे जाके एग्जांपल दूंगा ना, यू विल बी अमेज्ड बाय इट कि मैं किस तरीके से चीजें पिक करता हूं। आपकी सोच है कि अगर इन आंखों से कोई फ्रॉड ओझल हो जाए, और आई विल गिव यू एन एग्जांपल्स कि कैसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को लॉस में तब्दील किया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहां पे फेक चीजें हुई भी थी। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मतलब अगर मैं फरिया ये कहूं कि अगर मैंने आपके हाथों में पूरा ऑडिट दे दिया तो वो तो गया ना, उसके लिए पूरा मैकेनिज्म होता है। मैं हूं, मेरे नीचे मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, सुपरवाइजर है, और 6 लोगों की टीम है।
इतने लोग हैं, मैं जिस पोजीशन पे हूं, मेरा तो काम ही होता है प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, रिसर्च करना, देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में निकालना, फिर अपनी पूरी टीम को बैठ के गाइड करना और अपने लोगों से पूछना कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है मसला कहां कहां हो सकता है। किसी ने तो न्यूज देखी होगी, हाँ या नहीं? अबे एनवायरनमेंट का तो किसी को तो पता होगा, तो वो कहता ही है ये। इवन तुम अगर ईवाई का सॉफ्टवेयर देखोगे ना, तो ईवाई के सॉफ्टवेयर में क्लिक करोगे ना, फार्मास्यूटिकल है और इंपोर्ट करती है, तो वो आपको इंपोर्ट की सारी न्यूज निकाल के दे देगा, क्योंकि डिपार्टमेंट, तभी तो बिग फोर है, डिपार्टमेंट बैठा होता है जो आपको उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक सारी एनवायरनमेंट की चीज एक जगह लाके दे देता है, बोलता है ये लो तुम्हारे लिए, अब सोचो इससे क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। पहले बताओ बात समझ आती है? मतलब दिस इज हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ। क्या आपको पता होना चाहिए? तो ये थोड़ी ना होता है कि सर हर हमें कैसे पता होगा, तो भाई क्या मतलब आंखों में पट्टी बांध के ऑडिट करें, रिसर्च करेंगे, देखेंगे। जब कोविड था तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद थे, सबको नहीं पता था? कैसे पता था? न्यूज। तो ये तो हमें पता है। चलो एक और बात करते हैं, इसी से बात निकालते हैं। जब फार्मास्यूटिकल को पिक किया तो उसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। अच्छा, अब वापस से पहले मुझे बता दो, आज के बाद मैं अगर तुमसे कहूं कि तुम्हें यूजर कौन है समझ आता है? रीजनेबल एश्योरेंस, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अच्छा, क्या मैं ऑडिट करने फौरन पहुंच जाऊं या पहले रिस्क असेसमेंट? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब देंगे। हाउ यू विल असेस रिस्क? बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी। और देखो आपको मैंने प्रूव किया अभी कि इदारे को समझ के, उसके ऑपरेशन को समझ के और उसके एनवायरनमेंट को समझ के पता लग जाता है इशू कहां कहां। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका शक हो और वो चीज ना हुई हुई हो सकता है? तो क्या आपका शक गलत है? आपका शक गलत है? नहीं, शक तो सही है ना यार, शक तो सही है। शक करना अलग बात है, असल में होना, अगर आप समझ पाए सही है। क्या? क्योंकि जो शादीशुदा लोग होते हैं वो ज्यादा समझते हैं इस बात को। खैर देखो, अगर किसी को शक है कि भाई किसी ने किसी से बात की होगी, तो शक गलत है? शक सही है। अब मोबाइल निकाल के चेक किया तो नहीं था, मैं शरीफ हूं, तो शक सही था, बट वो एक्चुअलाइज, तो इसका मतलब है मैं शक ना करूं, पोजेसिव ना हूं? हो सकते हैं। कहने का मतलब है, तो जो क्या समझने की बात यह है, शक होना अलग बात है, उसका एक्चुअलाइज होना। एक्चुअलाइज तब होगा जब कोई चीज का शक था वो एक्चुअलाइज हो जाए। क्लियर है? तो ऑडिटर हमेशा शुरुआत शक से करेगा। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्केप्टिकल होना। क्या कहना? शकी दिमाग रखना, एकदम औरतों की तरह। मतलब वो नहीं, वैसे कह रहा हूं, वैसे मतलब औरत के लिए इसलिए कहा मैंने क्योंकि पॉजिटिव होती है ना, वो चाहती है कि यार ऐसा कुछ ना हो। सही है? तो तुम गलत नहीं ले जाओ इधर। तो कहने का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं आपने शकी दिमाग रखना है कि कुछ भी कहां भी हो सकता है, पर वेरी टारगेटेड। अब पता चले एक शौहर घर पे आ रहे, बेगम कह रही है कहां से आ रहे हो? अब भाई ऑफिस से आ रहा हूं। तो टारगेटेड शक होना चाहिए। हाँ, अगर रात के 12 बजे मेरा नंबर बिजी आ रहा है तो टारगेटेड शक है। तो यही ना, उसने एंटिटी को समझा, इन्वायरमेंट को समझा। अब वो कह रही है, कहने का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी कॉल्स होती हैं ऑफिस की रात को, मेरी कॉल्स होती हैं ऑफिस की रात को, तो उनको अंडरस्टैंडिंग है मेरे एनवायरनमेंट की। अब मेरा ऑफिस रात को 12 बजे चलता ही नहीं है, तो ये कौन सी कॉल है? अंडरस्टैंडिंग द बंदा एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो कहने का मतलब यह है कि रिस्क असेसमेंट प्रॉपर हर जगह चली रही होती है। वो कह रहा है अस ब्रो, ओके, हमने यहाँ पे, तेरी कहाँ से शादी हो गई भाई? सर हमने गलती देखने की कोशिश करनी, मतलब जितना भी आई के एग्जामिनर, बिल्कुल सही है सर। साले भाई से बात कर रहे होंगे आप? हाँ, ये भी है। चले ओके। अच्छा, आप प्लीज सुने फोकस के साथ। पहले बताओ, अगेन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें सिग्निफिकेंस समझ आती है रिस्क असेसमेंट की? पक्की बात है कि पहले रिस्क असेस करेंगे फिर ऑडिट करेंगे। और मैंने तुम्हें कहा है कि मैं पूरे ऑडिट में 60% सिर्फ तुम्हें रिस्क असेसमेंट सिखाऊंगा, और फिर जब प्रोसीजर कराऊंगा तुम बोलोगे हाँ यार मुझे पता है ये मसला था, इस पे ये वेरीफाई करूंगा, ये मसला था इस पे। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये बेवकूफ़ाना जो हरकत हमारी आयशा बहन ने की थी, इनको पता होता है ये टारगेट 3 महीने उठा के चेक करती हैं कि सेल बुक हुई हुई है, टारगेटेडली पता लग जाता, कहानी यहीं पे ही खत्म हो जाती। दिस इज व्हाट वी कॉल अ रिस्क असेसमेंट, प्रॉपर रिस्क असेसमेंट। चलो एक और चीज सिखाता हूँ। फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं ना, हाँ या नहीं? अच्छा, फार्मास्यूटिकल एक हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है। कैसे? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रैप, पता है ना? अच्छा, आपको क्या लगता है उसने कोई कंडीशंस नहीं लगाई होंगी? अच्छा, मैं अगर आपकी जगह होता ना तो मैं कहता यार, अगर मैं फार्मास्यूटिकल का ऑडिट कर रहा हूं तो उसके ऊपर ड्रैप के कुछ कानून लगते होंगे कि अगर ये मेडिसिन है तो उसको इतने टेम्परेचर में रखना चाहिए,
एक्सपायर्ड इन्वेंट्री को ऐसे जलाना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट बनना चाहिए। अगर ये ना किया तो पेनल्टी आएगी, अगर ये ना किया तो हम ये कह सकते हैं, मैं शक के तौर पे कह रहा हूं, अगर आप मेरी इस बात से एग्री करें प्लीज, आई एम रियली ओपन टू डिस्कस, क्योंकि मेरे पास एक्सपोजर है, आपका दिमाग है, हम उसको डिस्कस करेंगे, मैं उसको एनहांस करता रहूंगा। मैंने कहा ना सोचने का तरीका दूंगा। अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल का ऑडिट करने जा रहे हैं और आपको पता है वो एक हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, तो आपको ये रिस्क नहीं होगा कि उसने पेनल्टी रिकॉर्ड नहीं की होगी? नहीं आई बात समझ? देखो पेनल्टी रिकॉर्ड, पेनल्टी किसने नहीं रिकॉर्ड की होगी? कंपनी ने। अच्छा आपको कैसे पता पेनल्टी का एक्सपोजर रिस्क है? हाईली रेगुलेटेड। क्या बोला आपने? अब एक स्कूल है, नॉर्मल स्कूल है, उसको ऑडिट कर रहे हो, उसमें कौन सी पेनल्टी का रिस्क है यार? नहीं है। बट हाँ, जब तुम हाईली रेगुलेटेड की बात करते हो तो उसका मतलब है कंप्लायंसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, और एक भी अगर नॉन कंप्लायंस हुई तो लाइसेंस भी रिवोक हो सकता है या नहीं है? और पेनल्टी का रिस्क है। तो मैं तुम सबसे पूछता हूं, क्या ये हमें रिस्क गलत है? अच्छा हो सकता है कि जब मैं वाकई में वेरीफाई करने जाऊं तो कोई पेनल्टी ना हो, तो क्या मैंने शक गलत किया था क्या? तो अब पता है क्या, एक बेवकूफ ऑडिटर होगा ना, अगर उसने ये रिस्क पिक नहीं किया तो यहां पे वो डिटेल में काम भी नहीं करेगा। अच्छा वो बोलेगा मैनेजमेंट ने बोला, अच्छा ये 2 पेनल्टीज आई थी, उसने वेरीफाई कर लिया। बे वो तो तुम वो देख रहे हो जो उसने रिकॉर्ड की हुई है, वो कहां गई जो रिकॉर्ड? उसको वेरीफाई करने का तरीका सिखाऊं? सुने, मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा तुम्हारा जो लीगल का बंदा है ना कंपनी में, जो कम्युनिकेशन करता है ड्रैप से, उसकी पूरी ईमेल निकाल के दे दो मुझे, मैं खुद देख लूंगा क्या क्या लेटर्स आए हुए हैं। क्या कहते हो? हाँ या नहीं? देखो यही तो फिर सीखने का तरीका है ना। देखो अच्छा ये मैं कैसे पहुंचा यहां तक? मुझे रिस्क है यार। अच्छा मुझे रिस्क उसका है जो रिकॉर्ड हुई हुई है, उसका जो रिकॉर्ड नहीं हुई हुई। अच्छा तुम नजूमी हो, तुम्हें पता है पेनल्टी का ना रिकॉर्ड होने का रिस्क है? नेचर समझाना एंटिटी का करती क्या है? तो भाई हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है। तो अब एक बेवकूफ ऑडिटर होता है, देखो सिंपल सादा ऑडिटर होगा, वो क्या करेगा? वो जाएगा बोलेगा अच्छा बताओ यार ये तुमने एक्सपेंस जो पेनल्टी का रिकॉर्ड किया हुआ है इसकी वो दे दो, इनवॉइसेस जो सामने से लेटर आया है। उसने बोला ये ले दो, तुमने बोला ऑडिट हो गया। ये तो वो है जो रिकॉर्ड हुआ है, हमने उस पर काम ही नहीं किया, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। तो उसके लिए क्या करूंगा? अभी बताया। आप बोलेंगे जो बंदा बात करता है किससे? ड्रैप से, आप उसकी पूरी ईमेल कम्युनिकेशन मुझे दे दें इस साल की। अच्छा वो मना नहीं कर सकता? वो मना नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, मना बिल्कुल नहीं कर सकता, उसको मना करने का इख्तियार, वरना मैं सीधा कंप्लेन कर दूंगा। यस, तो कहने का मतलब यह है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं, देखो अगेन, अबे कंपनी सेक्रेटरी हर चीज नहीं कर रहा होता भाई, डेजिग्नेटेड लोग होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कंपनी सेक्रेटरी को ऑल्दो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हेड होता है कंपनी सेक्रेटरी उनका लीगल मामलात में। बट अगर एक इंपॉर्टेंट बात देखी जाए वो ये है मेरे बच्चों कि आप सिंपल, अगर आप इस जगह होते तो आप क्या कहते? आप बोलते भाई जो ड्रैप है उससे कम्युनिकेशन के लिए कौन सा बंदा डेजिग्नेटेड? बोलेगा मिस्टर अनवर। तो आप बोलेंगे मिस्टर अनवर की जितनी भी ईमेल चेन है वो मुझे निकाल के दे दें। अच्छा अब एक बच्चा है वो यहाँ पे कह रहा है कि सर अगर ईमेल चेन उसने डिलीट कर दी, चोर दिमाग तो है हमारा, तो उसके लिए मैं बोलूँगा आईटी सिस्टम के लॉग निकाल के दे दो कि कोई ईमेल अगर डिलीट हुई भी होगी तो वहाँ से सामने। अच्छा क्या लॉग्स नहीं बनते? अबे तुम लोग वेबसाइट सर्च करते हो और कुछ डिलीट करते हो तो लॉग बनता है ना किसने ये किया था, हाँ या नहीं? तो सिस्टम लगे हुए होते हैं इदारों के अंदर जो कि ये कर रहे होते हैं कि लॉग मेंटेन हो रहे होते हैं, कुछ डिलीट किया तो वो भी सामने आ जाएगा। और अगर उसने लॉग भी डिलीट कर दी है तो तुमने अपना काम पूरा किया है। तुम कौन सी एश्योरेंस दे रहे हो? पहले बताओ, बात समझ आई? अब ऐसे तो तुम पूरा दिन उसके घर पे बैठे हो, देखा तू क्या कर रहा है, ऐसे तो नहीं है ना? मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम बोलो पीछे ही पड़ जाओ उसके, अच्छा जा रहा है बाइक पे बैठ के उसके साथ जा रहे हो, कॉल तो नहीं आ रही है भाई, मतलब थोड़ा सा मतलब कोई लिमिट भी होती है ना। अब मैं भाई आगे ऑडिट कराऊंगा ना, सर उसने ये कर लिया तो भाई उसका ये तरीका है। अच्छा फिर वो बोलेगा उसने ये कर लिया तो भाई तुम पे मैक्सिमम हद तक जाओगे ना जो हो सकता है। अच्छा अगर तुमने ये सारे काम कर लिए जो मैंने तुम्हें बताया, लॉग वाले, कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करने वाले, उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिला, इवन दो उसने डिलीट किया हो, तुम्हें तो नहीं पता ना,
अगर बाद में कुछ सामने आ जाए तो तुम्हें कोई कसूरवार नहीं ठहराएगा, क्योंकि तुमने अपना काम। अच्छा, तुम अपना काम पूरा कब नहीं करते बताए? जब तुम रिस्क असेस नहीं करते, तुम्हें पता ही नहीं होता कि ये भी रिस्क हो सकता है कि पूरी पेनल्टीज रिकॉर्ड ना हुई हो। अगेन मैं तुम सबसे पूछता हूं कि ऑल टुगेदर तुम्हें ये रिस्क कैसे पता लग रहा है कि पेनल्टी रिकॉर्ड नहीं हुई भी होगी? हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में वो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। बात समझ आती है जी? आप ड्रैप को कंफर्मेशन भेज सकते हो, वेरी गुड प्रोसीजर। आप ड्रैप को वो भेज दो कंफर्मेशन कि आप बताएं इनकी कोई कम्युनिकेशन आपसे हुई है, तो वो सीधा सीधा पता लग जाएगा। पर अगेन ये भेजोगे तो ये सोच के भेजोगे ना कि आप उससे पूछ रहे हो कि भाई बता दे। अदरवाइज अगर हम सिर्फ ये कर लेते जो रिकॉर्ड हुआ है उसको वेरीफाई कर लेते तो वो तो उस हद तक सही है, हमने उस पर कोई काम नहीं किया जो होना चाहिए और हुआ नहीं है। बात समझ आती है? वेरी गुड प्रोसीजर, वेरी गुड सर। बाकी कंपनीज भी तो कंपनीज एक्ट के अंडर परफॉर्म कर रही होती हैं, एससीसीपी तो पेनल्टीज लगाता है। अब पर एससीसीपी जैसे मानिया कह रही है कि एससीसीपी की पेनल्टी कितनी होती है? 10,000 रुपये महीना। क्यों? एजीएम लेट हुई, ये रिपोर्ट टाइम पे फाइल नहीं की, वो तो वैसे ही हो जाएगा, उसका मसला नहीं है। देखो आप जब ऑडिट करने जाते हो तो मैं जब अगर फार्मास्यूटिकल का ऑडिट करने जा रहा हूं तो वहां पे पेनल्टी भी ह्यूज होगी। कंपनीज एक्ट तो हर कंपनी को गवर्न कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके रिस्क नहीं होंगे, पर अगर कोई ऐसा हालात, फॉर एग्जांपल आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक टाइम में बन जाने चाहिए। आप तो वो वैसे ही रीड करोगे, आपको डेट पता लग गई, वो ब्रीच हो गया, बोले कि भाई पेनल्टी दिखा दे, चुन्नी सी पेनल्टी होगी, खत्म। यहाँ पे वो रिस्क नहीं है। हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उसका रिस्क बहुत ज्यादा है कि हो सकता है लाइसेंस रिवोकेशन हो जाए। पहले बताओ, बात समझ आ? अच्छा एक और है, तुम्हें एक नोटिस का पता ही नहीं लगा, वो नोटिस क्या था? ड्रैप ने कंपनी को कहा कि भाई आपने जो केमिकल यूज किया मेडिसिन में वो डिफेक्टेड है, उससे इतने लोगों की जान गई है। ये बहुत छोटा मैटर है। अच्छा, तो आपको उसने नहीं बताया मैनेजमेंट ने, और आप वहां तक पहुंचे भी नहीं, तो मेरे ख्याल से आप तो ये कह के निकल जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जबकि ऐसा हो सकता है कि ड्रैप कह रहा हो कि भाईजान कंपनी बंद करो, निकलो यहां से, तो कंपनी तो लिक्विडेट होने लगी है ना। ये बात मुझे कैसे पता लगेगी? जब मैं रिस्क असेस करूंगा, समझेंगे। अच्छा अभी तो बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं, इसको लिखना कैसे, क्या करना है, एक एक करके बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे। चलो इसी बात से बात निकालते हैं। सर बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमने काम पूरा किया था? तो डॉक्यूमेंट होता है ना पूरा, ऑडिट एविडेंस। तो कल शुरू इसलिए किया था कि सबूत इकट्ठे करोगे। अच्छा तुमने जब उसकी ईमेल चेन देखी तो ईमेल चेन अपने बाद लगा लेना सबूत के तौर पे कि ये रही भाई, इसमें तू भी देख ले, तेरे को नजर आता है तो मुझे तो नहीं आया। बात समझ आ रही है? तो क्या उसमें नहीं मिला तुम्हें अगर कुछ, तो क्या तुम गलती पे हो या उन्होंने छुपाया? तुम कौन सी एश्योरेंस? हाँ, तुम गलती पे कब हो गए? तुमने उसको ईमेल दिखाई, पहली ईमेल वो वाली है, बोलेगा इधर ये क्या है? तुम बोलोगे क्या है? वो बोला भाई पहली ईमेल यही है कि नोटिस आया कंपनी बंद करो। वो सर गलती से मिस हो गई थी। तो मुझे बताओ उस पे माफी नहीं है। देखो माफी इस पे नहीं है, एक तो तुमने रिस्क असेस नहीं किया सही, और दूसरा चीज सामने हो उसको भी तुमने नहीं पिक किया, तो ये दो तुम्हारी गलतियां। पर ये दोनों तुमने सही किए हुए, और फिर भी कोई चीज थी जो छुपाई गई थी, तो तुम बोलोगे भाई हमारी कौन सी एश्योरेंस है? रीजनेबल एश्योरेंस। हम पूरा दिन उसके साथ नहीं घूम रहे, हमने मैक्सिमम पॉसिबल वो किया जो हम कर सकते हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि ऑडिट डायरेक्ट नहीं शुरू करना, यू नीड टू डू अ प्रॉपर रिस्क असेसमेंट। अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक एक एंटिटी में कौन कौन सी चीजों में क्या क्या देखा जाता है। अगर अब एक और चीज आ गई भाई, अगर कुछ नॉन कंप्लायंस ऐसी होती हैं जो अभी अथॉरिटी ने आइडेंटिफाई नहीं की होती, तो तू कैसे करेगा भाई? वो कह रहा है कुछ नॉन कंप्लायंस ऐसी होती हैं जो अथॉरिटी ने आइडेंटिफाई नहीं की। अबे तो जो उन्होंने नहीं की तो तुम कौन होते हो? हाँ, अगर कुछ नॉन कंप्लायंस ऐसी हैं जो अथॉरिटी ने आइडेंटिफाई नहीं की, तुमने कानून देख के आइडेंटिफाई कर ली, तो तुम्हें पेनल्टी लिखी भी होती है ना, तुम बोलोगे बुक करो। अगर नहीं करते तो भाई वही मंजन, किसके पास जाओगे? 2 चार गवर्नेंस के पास। नहीं जाकर तो रिपोर्ट में बता देना भाई नहीं किया, वह खत्म हो गई बात। तो इसमें क्या मुसीबत है? हम तो वो कह रहे हैं कि जो भाई देखो इजी वे तो ये होता है ना कि रेगुलेटर आपको खुद कह रहा है कि ये करो, क्लियर है, और जो रेगुलेटर ने भी नहीं पिक किया और आप ऑल टुगेदर निकाल के बैठे हुए हो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेगुलेशन एंड लॉ, आप बोलोगे बुक करो पेनल्टी क्योंकि आपके सामने आ गई है वो। अच्छा अगेन
इसके कानून पे फोकस करना है या नहीं करना, ये भी तो तुम्हें तब पता लगेगा ना जब तुम ऑपरेशन को समझोगे कि इस पे कायदे कवानीन कौन से लग रहे हैं, ये समझोगे, अदरवाइज आपके लिए पॉसिबल। अभी भी मैं आगे तक ये कहता रहूंगा, हल्का हल्का आपको सिखाता रहूंगा कि अगर ये रिस्क है तो उस पर हल्का हल्का काम क्या होगा। तो पहले रिस्क निकालेंगे, ये मसले हो सकते हैं, उसको ऑडिट कैसे करेंगे, तो एक एक करके वो बिल्डअप होता जाएगा। अच्छा, अब पहले मैनेजमेंट के पास जाना है, फिर 2 4 गवर्नेंस के बाद फिर रिपोर्ट पे बताना है, जी बेटा यही काम मैंने। अच्छा भाई सर, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइक एज यू सेड के ईवाई के पास प्रॉपर सिस्टम है ये आइडेंटिफाई करने का, वो क्या करेंगे? तो बेटा फिर वो बिग 4 में ही जाए ना, क्यों छोटी सोच रखी हुई है कि मेरे को 2 नंबर फॉर्म से ऑडिट करना है या सीखना है। यानी वो कह रहे हैं कि सर अगर ईवाई के पास आप कह रहे हैं, KPMG के पास कह रहे हैं, डिलॉयट के पास कह रहे हैं, PwC के पास कह रहे हैं कि ये सिस्टम्स हैं, बाकियों के पास नहीं, तो बाकी खुद मेहनत कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो हम अफोर्ड कर सकते हैं ना कि हमने पूरी टीम रखी हुई है जो उस पूरे सेगमेंट के एनवायरनमेंट की चीज़ें हमें लाके एक जगह दे देती है। अगर एक फर्म गरीब है तो क्या वहाँ पे ये काम नहीं हो सकते या खुद करने पड़ेंगे? कर लो भाई, इसमें क्या मुसीबत है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए, अब चाहे कोई बता दे या आप खुद कर लें, दोनों में बात तो एक ही है कि ऑडिट पे क्या इंपैक्ट है ये देखना है। हाँ, ईवाई में ईजी हो जाती है कि जो हमें एनवायरनमेंट से चीज़ें, इवन मैं आपको बताऊं, मैं जब ऑल टुगेदर ईवाई के अंदर अपने एक टूल के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड करता हूं ना, वो पीयर इंडस्ट्री से कंपेयर करके बता देता है कि दूसरी कंपनियों में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एनालिसिस करके देता है खुद ब खुद, जो तुम रेशियोज में सीखते हो। तो वो ये करके देता है, वो ये बताता है कि भाई उस कंपनी में क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे भाई तू कौन सा तीर मार रहा है जो उससे इतना ऊपर है। तो ये रिस्क असेसमेंट के तरीके तो अभी आगे सीखेंगे। तुम्हें इसमें क्या पंचायत है कि ईवाई इतना पैसे वाला क्यों है? भाई है तो है, अब क्या करें। खैर, अच्छा अब जरा यहाँ पे आते हैं, चलिए ये भी बात हो गई। अच्छा अब आप पूछ लें जो आपका सवाल था। ये बात हो गई मेरी तरफ से, आगे अब कंपनी ने क्या किया, उस मेडिसिन को वो एक्सपायर होगी छुपा दी और उसकी सेल्स दिखा दी। नहीं, मैं क्या करूँ उसमें? सुने तो? हाँ ठीक है, वो सेल्स दिखा दी तो उससे उसका पीएनएल पे अच्छा हो गया, पेनल्टी से भी। नहीं, एक मिनट, आप अभी पहुँचना कहाँ चाह रही हैं? तो फिर ये वाला कैसे पता चलेगा कि आप पहुँचना कहाँ चाह रही हैं? फ्रॉड के वैसे कैसे पता चलेगा कंपनी में फ्रॉड किया? वो कह रही हैं कि सर एक मेडिसिन एक्सपायर होने वाली थी, उसने उसको छुपा दिया, उसकी सेल बुक कर ली। आप पहले ये क्लियर हो जाए दिमाग से, आप वेरीफाई क्या करना चाह रही हैं। अभी सेल के प्रोसीजर सिखाए थे ना ये वाले, 12 महीने सेल हो रही है, इंपोर्ट था। मेरी एग्जांपल जो है अभी उसमें ये इन्वेंट्री छुपाने वुपाने वाली है या इंपोर्ट करके बेचता है, इन्वेंट्री रखता ही नहीं है, इन्वेंट्री रखता नहीं है। तो मेरी एग्जांपल में भी ये फिट नहीं होता। जब इस एग्जांपल पे आऊंगा तो बताऊंगा कि वो इन्वेंट्री छुपा ली, मतलब इतना चोर दिमाग नहीं होता यार कि एक्सपायर हो रही है। बात समझ आ रही है? तो सही है, आपका जवाब, आपका सवाल अपनी जगह है कि सर, अच्छा आपका सोच भी तो देखो कहाँ गई है, इन्वेंट्री पड़ी हुई एक्सपायर होने से छुपा दी, फिर उसकी सेल भी कर दी उसकी। तो जब मैं सेल का ऑडिट कर रहा हूँ बेटा, वो वैसे ही सामने आ जाएगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अभी फ्लो के साथ जाएं कि भाई ये सर ने बता दिया, आज तो 2 रिस्क हो गए। एंटिटी इंपोर्ट करके बेचती है, इंपोर्ट बैन थे, रिस्क ऑफ क्या है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल। सर ने एक बात बता दी, आपने बोला ये मुझे आनी चाहिए। दूसरी कि अगर एक हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है, वहां पे रिस्क क्या है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस। तो जैसे हालात वाकयात होंगे वैसा होगा। ये जो आप सोच रहे हैं ना कि उसने वो छुपा दिया होगा, ये इससे कहीं गुना ज्यादा कराऊंगा। बट यू हैव टू बी विद द फ्लो कि भाई जो चल रहा है पहले उसको सीखो। मैंने एक एक करके इंडस्ट्री डालनी है इसमें। और आप जो रही बात ये है ना कि फेक इन्वेंट्री सेल हो रही है, वो तो हमने पहले भी बात की है ना, इससे इन्वेंट्री को घुमाने की जरूरत ही नहीं है। फेक सेल के लिए इन्वेंट्री छुपाने की नीड ही नहीं है। क्या करें आप? रिसीवेबल डेबिट, आपको इसको पकड़ना होगा। आप बोलेंगे दिखाओ उसके गेट पास कहीं जाते हुए कहां दिखी, कस्टमर को कंफर्मेशन भेज देना, ये सब भी मिले हुए हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। रीजन, आपने अपना काम पूरा किया। हाँ, आप कंफर्मेशन नहीं भेजते, आप गेट पास नहीं देखते जहां पे आपको रिस्क था, तो आप कसूरवार हैं। बात समझ आती है? और एक और मजे की बात बताऊं, जो एक्सपायर्ड इन्वेंट्री की आप बात कर रही है ना, जब इन्वेंट्री बनती है ना तो सिस्टम में फिक्स हो जाता है कि इसकी एक्सपायरी डेट ये है।
मैं सिस्टम से लॉग निकालूंगा और मैं बोलूंगा बता ये कहाँ जलाई है, क्योंकि जब जलाने के लिए बारी आती है ना तो ड्रैप के ऑफिशियल्स आते हैं, वो सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं। तो मेरे लिए इट्स वेरी इजी टू डिटेक्ट कौन सी इन्वेंट्री एक्सपायर हो गई थी जो इन्होंने जलाई। मैं सिंपल लॉग निकालूंगा सिस्टम का, मैं बोलूंगा ये इस दिन मैन्युफैक्चर हुई थी, इस दिन, यानी मैं 31 दिसंबर पे अगर हूं ना तो मैं बोलता कि भाई मुझे बता दो आज तक की जितनी इन्वेंट्री एक्सपायर हुई है, बोलेगा ये है। मैं बोलूंगा अच्छा तुम सिस्टम से निकाल के दो, वो निकालूंगा, सामने सामने होगी, उन सबके सर्टिफिकेट से मैच कर लूंगा, कंप्लीटली रिकॉर्ड मेरे से वेरीफाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑडिट करना भी आता है हमें, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कुछ भी करके निकल जाएगा। हमें सब पता है कि कैसे वेरीफाई करना है, बट यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड बिल्कुल स्लोली चलना है वहां तक। जब आप पहुंच जाएंगे ना यहाँ पे, फिर तुम्हें सब पता लगेगा अच्छा यहाँ से मसला आ रहा है, यहाँ से मसला आ रहा है। अभी तो कितनी चीजें सीखी हैं? सिर्फ 2। क्लैरिटी है? पक्की बात है? चलें ओके, मिलते हैं अगली क्लास में जी। अल्लाह हाफिज़। स्कीम चेंजेस डिस्कस कर लें अकेले में।